So let's start the most easiest paper of CA cap level. Most easiest paper of CA cap level. Name of paper is Audit and Assurance. Audit and Assurance. क्यों easy है थोड़ी देर में देखेंगे कि easy क्यों है. सर स्टार्ट करते हैं कि ऑडिट होता क्या है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेने की कोशिश करते हैं. सर क्या होता है ऑडिट? जांच पड़ताल ट्रेडिशनल मीनिंग होता है. ओके, और कौन कौन से मीनिंग्स होते हैं? वैसे अगर हम देखें तो कंपनी का सारा डाटा वगैरह कलेक्ट करके डाटा वगैरह वगैरह में क्या आता है? जैसे उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओके, उसका फिर रिपोर्ट बनाते हैं किन को देना? कंपनी वगैरह को. तो ऑडिट क्या होता है सर? सर जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, ऑडिटर उनको देखते हैं कि ये जो है सर सही तरीके से प्रेजेंट हुए हैं और जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक हैं. गुड. मिस क्या होता है ऑडिट? फिर भी अभी मुझे भी नहीं पता, मिलके आज डिफाइन करने लगे ऑडिट होता है क्या है. किसी को भी नहीं पता ऑडिट क्या होता है. सर हम डिटरमिन करते हैं कि कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो इंफॉर्मेशन दी है वो करेक्ट है, उसमें एरर्स हैं कि उन्होंने कोई मैनिपुलेशन किया है. गुड. तो आइडिया तो है. तो क्या हुआ ऑडिट? चेकिंग हुई किस चीज़ की? कंपनी के अकाउंट्स की. क्या ख्याल है सर, क्या होता है ऑडिट? कंपनी के फ्रॉड वगैरह को पकड़ना और एम्बेजलमेंट ऑफ कैश को पकड़ना और हाँ सर क्या होता है ऑडिट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जांच पड़ताल शेयर होल्डर को दिखाने के लिए. क्या कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं हुआ? कैसे दिखाएंगे शेयर होल्डर को? कैसे दिखाएंगे शेयर होल्डर को? थैंक यू. सो ठीक है, कॉन्सेप्ट है. क्या होता है ऑडिट? वो कहता है जी ऑडिट का मतलब क्या है? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन. ऑडिट मीन्स टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन. ऑडिट का मतलब क्या है? एक ओपिनियन एक्सप्रेस करना. किस चीज़ के ऊपर? बुक्स ऑफ अकाउंट्स. बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होती हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर एक ओपिनियन एक्सप्रेस करना. किस चीज़ के ऊपर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर. तो ऑडिट का मतलब क्या? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन. टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन वेदर financial statements give true and fair view or not. ऑडिट का मतलब क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देना कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर हैं या नहीं है. ये ऑडिट है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? 5 कंपोनेंट्स का सेट. स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, जिसको इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हैं. स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड नोट्स टू द अकाउंट्स एंड डिस्क्लोजर. ये 5 कंपोनेंट्स के सेट को नाम दिया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. इन 5 कंपोनेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करके उसके ऊपर ओपिनियन देना कि ये ट्रू एंड फेयर हैं या नहीं है, ये क्या है? ऑडिट है. जांच पड़ताल ठीक है लेकिन किसकी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की. इसके अंदर हर अकाउंट बैलेंस को चेक करना कि ये ठीक है या नहीं है, और चेक करके उसके ऊपर एक ओपिनियन देना. कहाँ पे? एक पेज ऑडिट रिपोर्ट के अंदर. ये क्या है? ऑडिट है. क्यों देनी है ये ओपिनियन? फ्रॉड पकड़ने के लिए नहीं. क्यों वेरिफिकेशन ही तो है ऑडिट, लेकिन क्यों? कंपनी को चला कौन रहे हैं? डायरेक्टर्स. ऑनर्स कौन है? शेयर होल्डर्स. डायरेक्टर्स क्या करते हैं? एवरी ईयर शेयर होल्डर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के देते हैं. भाई ये आपकी इनकम थी, ये एक्सपेंसेस थे, ये प्रॉफिट था, इसलिए हम आपको इतना डिविडेंड दे रहे हैं. ये आपकी फाइनेंशियल पोजीशन मीन एसेट्स लायबिलिटीज़ हैं, ये कैश फ्लो है, ये चेंजेस इन इक्विटी है, और ये डिटेल है इनकी सारी नोट्स टू द अकाउंट्स एंड डिस्क्लोजर. अब शेयर होल्डर को कैसे यकीन आए कि ये जो मुझे पिक्चर दिखा रही है बिल्कुल ठीक है, डर्टी पिक्चर नहीं है? तो
ऑडिटर बताएगा कि जो पिक्चर आपको दिखा रहे हैं ये ठीक है या नहीं। मीन ऑडिटर ने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, दिस मीन ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की पिक्चर जो आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल ठीक है, जिससे शेयर होल्डर को क्या मिलेगा, एक कॉन्फिडेंस, सुकून कि हाँ मेरी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे क्या है, प्रोटेक्टेड है, उस पर कोई मसला नहीं है। ऑडिटर ने कह दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव एंड फेयर व्यू, दिस मीन ये जो पिक्चर दिखा रहे हैं ये ठीक नहीं है, मीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रॉन्ग हैं, दिस मीन ये मेरी कंपनी को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर रहे। तो फिर शेयर होल्डर देखेगा इधर मुझे इन्वेस्टमेंट जो है वो निकालनी है या इन लोगों को चेंज करना। मीन इससे शेयर होल्डर को कॉन्फिडेंस मिलता है कि उसकी इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्टेड है या नहीं। इस हमारी ओपिनियन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्रेडिबिलिटी इन्हांस होती है। क्रेडिबिलिटी इन्हांस होने का मतलब क्या है कि वाकई ही ये वैलिड हैं, मीन के अंदर कोई मसला नहीं है। हर वो कंपनी जो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पर, उसके लिए कंपलसरी है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करवाना। क्यों? स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन कंपनी को चला कौन रहे होते हैं? डायरेक्टर्स। तो ऑडिट रिपोर्ट की बेस पर शेयर होल्डर को कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे क्या है, प्रोटेक्टेड है, सेफ है, तो उसकी बेस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो ऑडिट का मतलब क्या हुआ? एक ओपिनियन एक्सप्रेस करना, किस चीज़ के ऊपर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, और क्या बताना कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही या नहीं दे रही। और एक बात साथ और करना, एंड आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू अ फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क बोलते हैं किस चीज़ को? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, जो क्या हैं? IAS, जिनके नाम अब चेंज हो रहे हैं क्या? IFRS। सो ऑडिट का मतलब क्या हुआ? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन whether financial statements give true and fair view or not and are prepared according to accounting standard। मीन दो बातें करनी है हमने ओपिनियन में, एक तो ट्रू एंड फेयर है, मीन इसके अंदर कोई फ्रॉड एंड एरर नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है, और अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिपेयर भी की गई है। कौन से स्टैंडर्ड? जो भी उसमें कंट्री में जगह पे एप्लीकेबल है। पाकिस्तान में IAS IFRS हैं, USA में US गैप है, UK में कुछ जगहों पे UK गैप है, जनरली एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। लेकिन पाकिस्तान में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? IAS IFRS। सो ऑडिट को हमने डिफाइन कर लिया। ऑडिट का मतलब क्या हुआ? टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू आर नॉट एंड आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्यों करना है? शेयर होल्डर को कॉन्फिडेंस देने के लिए कि उसकी इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्टेड है। क्यों करना है? टू इन्हांस द क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्रेडिबिलिटी इन्हांस होगी। कौन करता है ऑडिट? ऑडिटर्स। ऑडिटर्स की एक टीम ऑडिट करती है, और ये लोग कहाँ से जाते हैं? किसी ऑडिट फर्म से जाते हैं। और वो कौन होते हैं? ऑब्वियसली कल को हम बनेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ठीक हो गया? CA में अगर इस पेपर को निकाल दें तो हम क्या हैं? सिर्फ अकाउंटेंट। ये पेपर से हम क्या बनेंगे? ऑडिटर। ना सिर्फ ये पेपर, आगे CA फाइनल स्टेज पे भी एडवांस ऑडिट का एक पेपर। ठीक हो गया? सो ऑडिट का हमने मतलब देख लिया कि ऑडिट होता क्या है, क्यों होता है, और कौन करता है, ये देख लिया। अब देखने की तरफ चलते हैं कि ऑडिट कैसे होता है। ऑडिट कैसे होता है ये देखने की कोशिश करते हैं। सो ये पेज आपको मिला, इसमें देखो एक आपको चार्ट मिलेगा फर्स्ट पेज पे। उस जंगल कहानी को आप नज़र मारें, मैं बोर्ड पे उसको ड्रॉ कर लूँ ताकि मान लीजिए फिर डिस्कस करना जो है वो इजी हो जाएगा।
सो ऑडिट हमने देख लिया, मतलब क्या है, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट एंड आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब हम देखने जा रहे हैं कि एक ऑडिट होता कैसे है, ड्यूरिंग ऑडिट ऑडिटर क्या क्या काम करता है, कैसे ऑडिट स्टार्ट करता है और ये फाइनली ओपिनियन कैसे एक्सप्रेस करता है। मीन हम कवर करने जा रहे हैं एक ऑडिट प्रोसेस जिसके अंदर से हमें कुछ डेफिनेशंस, कुछ टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो सीखनी है। सो सपोज हम सब ऑडिटर हैं, हम सब क्या हैं, ऑडिटर हैं, हमारी एक ऑडिट फर्म है। आज से अगर हम ऑडिटर बनेंगे, ऑडिटर वाली सोच से चलेंगे तो ये पेपर पास होगा। अगर आज से हम ऑडिटर नहीं बने तो पेपर पास करना हमारा मुश्किल हो जाएगा, क्यों, ऑडिटर वाली सोच डेवलप नहीं होगी। सो हम सब ऑडिटर हैं, हमारी एक फर्म है जिसका नाम है सपोज ABC चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और हम क्या करते हैं, कंपनीज़ में जाके ऑडिट खेलते हैं। सो हमारी फर्म में हमारे पास एक कंपनी आती है, ये जो कंपनी हमारे पास आती है इसे हम बोलते हैं क्लाइंट। हमारे पास एक क्लाइंट कंपनी आती है जो कहती है जी आप हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करें। हम क्या करेंगे, उनको बिठाएंगे, चाय शाय पिलाएंगे, ओ थैंक यू सो मच आप हमारे पास आए, हमारी इनकम का सोर्स बने, चलो हम चल के ऑडिट खेलते हैं। नहीं, ऐसे नहीं। हमें ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले कुछ बातों को देखना है, कुछ चीज़ों को देखना है। ऐसे ही मुंह उठा के ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर लेना। हाँ, चाय शाय उन्हें पिलाएंगे, लेकिन हम उनसे पूछेंगे अच्छा भाई आप हमारे पास ऑडिट करवाने आए हो तो आप ये बताओ आपका ईयर एंड क्या है, मीन आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब बनती हैं। तो पता चला जी कंपनी का जो ईयर एंड है वो है सपोज 31 दिसंबर 2021। आज क्या डेट है, 4 अक्टूबर 2021। तो आज कंपनी हमारे पास आई है, हमने देखा ईयर एंड क्या है, तो पता चला 31 दिसंबर उनका ईयर एंड है। हमने ये जो ऑडिट रिपोर्ट देना होती है ना, ये हमने ईयर एंड के कोई 90 डेज बाद, मीन 3 मंथ्स बाद देना होती है। दिस मीन हमने ऑडिट रिपोर्ट कब देनी है, 1 अप्रैल 2022 को। हाँ, पर्चा हमने इसे पहले दे लेना है, क्या ख्याल है, मार्च में, लेकिन रिपोर्ट हमने कब देनी है, 1 अप्रैल को। सो अभी ऑडिट हमने एक्सेप्ट नहीं किया, हम क्या देख रहे हैं, ईयर एंड देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं, ये देखने के कि हमारे पास इस कंपनी का ऑडिट करने का टाइम है या नहीं है, टाइम है या नहीं है। तो पता चला यस, ईयर एंड से पहले भी हमारे पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 मंथ्स हैं, और ईयर एंड के बाद जो हमें एटलीस्ट 3 मंथ्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। दिस मीन इनफ टाइम है हमारे पास। क्यों, अगर टाइम नहीं हुआ हमारे पास तो चीज़ें प्रॉपर्ली वेरीफाई नहीं होंगी, और अगर वेरीफाई प्रॉपर नहीं हुई और हमने कह दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, और कल को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रॉन्ग प्रूव हो गई, तो हमारी रिपोर्ट पर, हमारी ओपिनियन पर बेस करते हुए काफ़ी लोग डिसीजन ले रहे होते हैं। किसी प्रॉस्पेक्टिव इन्वेस्टर ने नई इन्वेस्टमेंट करनी है, शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो हमारी रिपोर्ट की बेस पर कर रहा होता है वो कंपनी के फेवर में है, दिस मीन कंपनी अच्छी है। इवन बैंक ने लोन अप्रूव करना है, हमारी ऑडिट रिपोर्ट की बेस पर कर रहा होता है। किसी क्रेडिटर ने क्रेडिट लिमिट एक्सटेंड करनी है, ऑडिट रिपोर्ट की बेस पर कर रहा है। किसी कस्टमर ने इवन बड़ा ऑर्डर प्लेस करना है तो वो भी ऑडिट रिपोर्ट की बेस पर कर रहा होता है कि हाँ ये कंपनी अच्छी है, रिपोर्ट फेवर में है, दिस मीन इसके साथ मैं लॉन्ग टर्म अपना सर्वाइवल देख सकता हूँ। और कल को अगर हमारी ओपिनियन रॉन्ग अप्रूव हो गई तो इन सारे लोगों का नुकसान हो गया, हमें इनके डैमेजेस पे करना पड़ सकते हैं। कितने, यू नेवर नो, उसमें हमारी ज़िंदगी तबाह बर्बाद भी हो सकती है ऑडिटर की। इसलिए हमें ऐसे ही मुंह उठा के क्लाइंट आया तो बस ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया, चलो जी आ जाओ ऑडिट खेलना शुरू कर दें, नहीं, हमें ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले देखना है हमारे पास टाइम है या नहीं। कहीं टाइम की वजह से हमारा वर्क इन्फ्लुएंस होने से हमारी ओपिनियन रॉन्ग होने की तरफ तो नहीं जा रही। एक रॉन्ग रिपोर्ट देने से पूरी दुनिया से एक बिग 5 फर्म ख़त्म हो गई थी। कैसे, ये स्टोरी नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। पूरी दुनिया से बिग 5 फर्म ख़त्म हो गई थी, पीछे बिग 4 बच गई एक रॉन्ग रिपोर्ट देने से। इसलिए हमें क्या करना है, ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले देखना है हमारे पास टाइम है या नहीं। तो हमें पता चला हमारे पास इनफ टाइम है, ईयर एंड से पहले भी 3 मंथ्स हैं और ईयर एंड के बाद जो मिनिमम 90 डेज चाहिए वो भी अवेलेबल है। ये जो ईयर एंड से पहले हम काम करते हैं ना,
इसे नाम दिया जाता है इंटरम ऑडिट का। ऑडिट वर्क परफॉर्म्ड बिफोर द ईयर एंड हैज फिनिश्ड इज कॉल्ड इंटरम ऑडिट। और ये जो ईयर एंड के बाद हम काम करते हैं ना, इसे नाम दिया जाता है फाइनल ऑडिट का, या इसे बैलेंस शीट ऑडिट का नाम भी दिया जाता है। क्यों? बैलेंस शीट डेट के बाद हम काम परफॉर्म कर रहे हैं। मीन ऑडिट वर्क परफॉर्म्ड आफ्टर द ईयर एंड हैज़ फिनिश्ड इज कॉल्ड फाइनल ऑडिट, एंड ऑडिट वर्क परफॉर्म्ड बिफोर द ईयर एंड हैज़ फिनिश्ड इज कॉल्ड इंटरम ऑडिट। सो अभी ऑडिट हमने एक्सेप्ट नहीं किया, क्या देखा हमारे पास टाइम है या नहीं, तो पता चला हमारे पास इनफ टाइम है इंटरम ऑडिट में भी, और जो फाइनल ऑडिट में हमें मिनिमम टाइम चाहिए वो भी अवेलेबल है। दिस मीन टाइम का इशू नहीं है। चलें, टाइम है तो हम देखेंगे क्या हमारे पास इस क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए स्टाफ भी अवेलेबल है। कहीं ऐसा तो नहीं हमारा बाकी जो क्लाइंट है उनका भी ये एंड यही है, तो स्टाफ तो हमारा सारा वहाँ पे इंगेज होगा, इसका ऑडिट कौन करेगा? क्यों? स्टाफ शॉर्टेज की वजह से भी अगर चीज़ें प्रॉपर्ली वेरीफाई नहीं हुई तो उस वजह से हमारी ओपिनियन रॉन्ग हो सकती है। तो इसलिए हमें ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले देखना है स्टाफ भी है या नहीं। तो पता चला जी इनफ स्टाफ हमारे पास है। हमारे बाकी क्लाइंट, किसी का ईयर एंड सपोज जून है, किसी का मार्च है, किसी का सितंबर है, तो यहाँ पे स्टाफ भी अवेलेबल है। या चलो नहीं भी है तो आगे कैफ का रिजल्ट आने लगा है तो हमारे पास काफ़ी आर्टिकल वाले बच्चे आ जाएंगे तो स्टाफ वहाँ से अवेल हो जाएगा। दिस मीन स्टाफ हमारे पास है। ठीक हो गया? चलिए, स्टाफ है। क्या स्टाफ के अंदर इस टाइप की कंपनी का ऑडिट करने का नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस भी है? सपोज ये कंपनी जहाज़ बनाती है, क्या ख्याल है हमारे स्टाफ ने कभी जहाज़ बनाने वाली कंपनी का ऑडिट किया ही नहीं, तो इनको तो समझ ही नहीं आएगी कंपनी का क्या सिस्टम है, क्या ऑपरेशंस है, क्या इन्वेंट्री होती है, क्या एसेट होते हैं। तो उस वजह से भी वर्क इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो हमने देखना है हमारे स्टाफ के अंदर इस टाइप की कंपनी का ऑडिट करने का एक्सपीरियंस, नॉलेज, स्किल है या नहीं। क्योंकि अगर ये नहीं है तो उसकी वजह से भी वर्क इन्फ्लुएंस होने से हमारी ओपिनियन रॉन्ग हो सकती है। इसलिए हमें ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले देखना है कि हमारे पास इनफ टाइम है या नहीं, स्टाफ है या नहीं, स्टाफ के अंदर नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस है या नहीं, कि हमारा वर्क इन्फ्लुएंस तो नहीं होगा। हाँ, ये चीज़ें ठीक होंगी तो हमें ऑडिट एक्सेप्ट करना है। अगर ये चीज़ें ठीक नहीं है तो हमें ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। क्या ख्याल है? हमें देखना है क्या ये कंपनी का ऑडिट करने में ऑडिट रिस्क जो है वो क्या है, हाई है या लो है? ऑडिट रिस्क क्या है? हमारी ओपिनियन के रॉन्ग होने का चांस, जो कंपनी का नॉलेज लेने से थोड़ा सा पता चलेगा कि कंपनी कौन है। सपोज हमारे पास जो कंपनी आई है इसका नाम है पाकिस्तान रेलवे, जिसको कौन चला रहा है, शेख रशीद साहब या ख्वाजा साद रफ़ीक साहब। और ये कौन लोग हैं? बड़े ऑनेस्ट लोग। फ्रॉड इस तरह से करेंगे कि पकड़ा ही ना जाए। तो अगर कल को हमसे ना पकड़ा गया हमारी ओपिनियन रॉन्ग हो सकती है। ऑडिट रिस्क हाई या लो? हाई। तो क्या हमें ऐसी कंपनी का ऑडिट एक्सेप्ट करना चाहिए? नहीं। एक कंपनी हमारे पास आती है जिसका नाम है ICI। नाम बड़ा अच्छा, सिस्टम बड़ा अच्छा, रूल्स रेगुलेशन बड़े अच्छे, आज तक कभी वहाँ पे फ्रॉड एरर का चांस सुना ही नहीं। ऑडिट रिस्क हाई या लो? लो। तो इसका हमें ऑडिट एक्सेप्ट करना चाहिए। पाकिस्तान रेलवे, ICI दोनों आ जाएं, किसको एक्सेप्ट करना चाहिए? ICI। क्यों? ये गंदे क्लाइंट से भी दूर रहना चाहिए ना। कल को हमारी ओपिनियन इनके साथ एसोसिएट होने से रॉन्ग होगी तो हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। तो ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले हमें क्या देखना है? हमारे पास टाइम है या नहीं, स्टाफ है या नहीं, स्टाफ के अंदर नॉलेज, स्किल, एक्सपीरियंस है या नहीं, और ऑडिट रिस्क भी देखना है हाई है या लो है। हाँ, अगर ये चीज़ें ठीक हैं तो हमें ऑडिट एक्सेप्ट करना चाहिए। नहीं ठीक, टाइम प्रॉपर नहीं है, स्टाफ नहीं है, स्टाफ के अंदर एक्सपीरियंस नहीं है, या ऑडिट रिस्क हाई है, तो हमें क्लाइंट को चाय शाय पिला के उन्हें कहना जी हम आपको ऑडिट करने के काबिल नहीं हैं, हम काबिल नहीं हैं, मतलब जा तेरी मेहरबानी। क्यों? हमें पंगों में नहीं पढ़ना। पंगों में पढ़ने से ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट इसलिए बने। क्या ख्याल है? हाँ, अगर ये चीज़ें ठीक है तो हमने ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया। अब कर लिया तो अब ऑडिट करना कैसे है वो हम देखने की तरफ चलते हैं कि ऑडिट प्रोसेस क्या है। सो ऑडिट वर्क स्टार्ट करने से पहले वो कहता है जी हमें क्या करनी है, हमें करनी है प्लानिंग।
ऑडिट की प्लानिंग, कौन कौन बंदे टीम में होंगे, कौन किस वक्त क्या क्या काम करेगा, ताकि उस प्लान के अकॉर्डिंगली सारे लोग काम करेंगे तो ऑडिट विद इन टाइम, विद इन कॉस्ट, क्वालिटी कंप्लीट होगा। अगर प्लानिंग नहीं है तो फिर शायद चीज़ें कंट्रोल में ही नहीं आएंगी, कंट्रोल में नहीं आएंगी तो ऑडिट अफेक्ट हो जाएगा। जैसे आप लोग कोई भी सेमेस्टर स्टार्ट करने से पहले करते हो प्लानिंग कि मुझे कितने कौन कौन से पर्चे पढ़ने हैं, किस किस टीचर से पढ़ने हैं, टीचर चूज़ हो गया, एडमिशन ले लिया, अब मैंने ये पूरा सेमेस्टर लेके कैसे चलना है, जो टीचर आपको प्लान देता है और उसके अकॉर्डिंगली चलने से ही पर्चे पास होते हैं, अटैम्प्ट सक्सेसफुल होती है। प्लान ज़रा सा गड़बड़ हो गई तो पर्चे पास करना मुश्किल हो जाएंगे। तो ऑडिट वर्क स्टार्ट करने से पहले भी हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। सिर्फ प्लानिंग ही नहीं, हम साथ करेंगे रिस्क इवैल्यूएशन। कैसे? रिस्की एरियाज हम हाईलाइट करेंगे क्लाइंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मंगवाएंगे, उनको सामने रखेंगे और देखेंगे कौन कौन से अकाउंट बैलेंस ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी फिगर वाले हैं, जिसमें इनके अंदर मिस स्टेटमेंट का चांस, रिस्क का चांस ज़्यादा हो सकता है, तो उनको हाईलाइट करेंगे। अपनी टीम स्टाफ को असाइन करेंगे, भाई तेरे पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तूने इस एरिया पर काम करना है। हाँ, जो फिगर छोटी सी है वहाँ पे लो एक्सपीरियंस वाला बंदा लगाएंगे, तूने इस एरिया पर काम करना है। क्लाइंट की करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रखेंगे और साथ प्रीवियस भी रखेंगे और देखेंगे कौन सी अकाउंट बैलेंस की फिगर ऐसी है जिसमें एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा चेंज आया। चेंज आया तो उसकी रीज़न पूछेंगे, इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि रीज़न समझ नहीं आई तो वो भी क्या हो सकती है, मिस स्टेटमेंट। मीन ये भी क्या है, हाई रिस्क की एरिया, जिसको हाईलाइट करके टीम मेंबर्स को देंगे, भाई इनके ऊपर ज़्यादा काम करना है, क्यों, इसके अंदर रिस्क का चांस जो है वो हाई है। तो क्या करना, हमने प्लानिंग करनी है, मीन रिस्क की एरियाज हाईलाइट करने हैं और ऑडिट टीम को वर्क असाइन करना है, ताकि ऑडिट टीम उसके अकॉर्डिंगली काम करेगी तो ऑडिट विद इन टाइम, विद इन कॉस्ट और क्वालिटी परफॉर्म होगा। अगर प्लानिंग नहीं है तो आपका पूरा ऑडिट अफेक्ट हो सकता है। प्लानिंग करने के बाद अब हमने काम स्टार्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, एसर्टेन। एसर्टेन का मतलब क्या होता है, नॉलेज लेना। तो हम नॉलेज लेंगे किसका, क्लाइंट जिसका हम ऑडिट करने जा रहे हैं उसके अकाउंटिंग सिस्टम का और उसके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का। ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, कंपनी के अंदर जो भी रूल्स पॉलिसीज फॉलो हो रही होती हैं उसे नाम दिया जाता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का। सेल आपने कैसे रिकॉर्ड करनी है, कैसे ऑर्डर रिसीव करने हैं, उनकी रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, कैसे गुड्स डिस्पैच करनी है, परचेज़ कैसे रिकॉर्ड करनी है, इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करना है, एसेट के ऊपर क्या कंट्रोल लगाने, कैसे मैनेज करना है, सिस्टम कंप्यूटराइज्ड है तो उसकी हमने सिक्योरिटी कैसे मेंटेन करनी है, वेजेस को कैसे रिकॉर्ड करना है। तो ये जितनी भी पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, रूल्स होते हैं उसे नाम देता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का। तब हमने नॉलेज लेना है किसका, कंपनी के अकाउंटिंग सिस्टम का, क्या इधर मैनुअल है या फिर कंप्यूटराइज्ड है। मैनुअल है तो उसके ऊपर क्या कंट्रोल्स हैं, कंप्यूटराइज्ड है तो उसके ऊपर क्या कंट्रोल्स हैं, क्या क्वालिफाइड लोग हैं या नहीं है, क्या ख्याल है। क्वालिफाइड लोग मीन अगर तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, दिस मीन एरर के चांस तो नहीं हो सकते, फ्रॉड हो सकते हैं। और अगर कोई बी कॉमर बैठा हुआ है तो फ्रॉड क्या, एरर्स भी हो सकते हैं, क्यों, उन्होंने तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े ही नहीं होते। तो अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का नॉलेज लेंगे कहाँ से, क्लाइंट के स्टाफ से पूछ के, या हर कंपनी ने अपना सिस्टम फाइलों में लिख रखा होता है और बड़ा बढ़ चढ़ के लिख के रखा होता है, तो वहाँ से पढ़ के नॉलेज ले लेंगे क्या सिस्टम है। तो क्या किया हमने, अकाउंटिंग सिस्टम का, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का नॉलेज लिया थ्रू इंक्वायरी ऑफ स्टाफ, या फिर जो भी कंपनी के रजिस्टर या फाइलें हैं वहाँ से देख के तो हमें पता चल गया भी सिस्टम क्या है। और नॉर्मली जैसा स्टाफ बताता है बड़ा बढ़ चढ़ के वैसा होता नहीं है, ये जैसे फाइलों में लिखा होता है वैसा भी होता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस कंट्रोल सिस्टम को इवैल्यूएट करेंगे कि वाकई ही ठीक है या नहीं। और कैसे इवैल्यूएट करेंगे, उसके लिए हम परफॉर्म करेंगे वॉक थ्रू टेस्ट। वॉक थ्रू टेस्ट का मतलब क्या है, टू वेरीफाई सिस्टम वर्क एज रिकॉर्डेड और नॉट। मीन हम हर एरिया की एक दो ट्रांजैक्शन को टेस्ट करके देखेंगे कि जैसे हमें सिस्टम बताया गया है या जैसे फाइलों में लिखा गया है वैसे वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। और वो जो एक दो ट्रांजैक्शन को टेस्ट करके वेरीफाई करना है कि सिस्टम वर्क एज रिकॉर्डेड है या नहीं, इस चीज़ को क्या नाम दिया जाता है, वॉक थ्रू टेस्ट का।
जिससे क्या होगा, इवैल्यूएशन होगी कंपनी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की कि आइदर स्ट्रॉन्ग है या वीक है। मीन जैसे फाइलों में लिखा गया, जैसे मैं बताया गया वैसे वर्क कर रहा है, दिस मीन स्ट्रॉन्ग है। नहीं, जैसे फाइलों में लिखा गया वैसे वर्क नहीं कर रहा, दिस मीन क्या है, वीक है। यहाँ तक बात समझ आती है। प्लानिंग की हमने, अकाउंटिंग सिस्टम कंट्रोल सिस्टम का नॉलेज लिया, वॉक थ्रू टेस्ट परफॉर्म करके उसे वेरीफाई किया कि वर्क एज रिकॉर्डेड है या नहीं, और उसके बाद हमने इवैल्यूएशन कर ली उसी वॉक थ्रू टेस्ट के रिजल्ट्स की बेस पर कि आइदर कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है कि रूल्स रेगुलेशन बड़े अच्छे हैं, क्या ख्याल है, पॉलिसीज प्रोसीजर्स प्रॉपर्ली फॉलो हो रहे हैं, फ्रॉड एंड एरर का चांस कम है, तो बीइंग ऑडिटर हमारी ज़िंदगी आसान है। क्यों, हमें ज़्यादा वेरिफिकेशन नहीं, कम काम करना पड़ेगा। क्यों, सिस्टम बड़ा अच्छा है ना, क्या ख्याल है। कंट्रोल सिस्टम वीक का मतलब क्या है कि रूल्स रेगुलेशन प्रॉपर्ली फॉलो नहीं हो रहे, फ्रॉड एंड एरर के चांसेस हाई हैं, तो बीइंग ऑडिटर हमारी ज़िंदगी मुश्किल में है। हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा काम करना पड़ेगा। क्यों, चीज़ों को हमने वेरीफाई करना है, वो मसले हमने पकड़ने हैं। क्यों, अगर हमने कहना है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव ट्रेंड फिर रिव्यू, तो एविडेंस की बेस पर कहना है कि ये चीज़ें हमने पकड़ी हैं, इसकी बेस पर हम कह रहे हैं गलत है, तो पकड़ने के लिए हमें फिर काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा। सो कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो हमें कम काम करना पड़ेगा, कंट्रोल सिस्टम वीक है तो हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ये जो ज़्यादा काम करना पड़ेगा ना, इसे नाम दिया जाता है कि हमें परफॉर्म करना पड़ेंगे सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। मीन हमें क्या परफॉर्म करना पड़ेगा, सब्सटेंटिव प्रोसीजर बोले तो डिटेल्ड वर्क हमें करना पड़ेगा। उस डिटेल्ड वर्क को नाम देता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर का। मीन हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हर अकाउंट बैलेंस को डिटेल में देखना पड़ेगा कि वाकई फिगर इतनी है या नहीं है। सपोज सेल्स लिखी हुई है तो हम देखेंगे क्या पीछे ट्रायल बैलेंस में भी इतनी अमाउंट है, ट्रायल बैलेंस में इतनी अमाउंट है तो क्या पीछे सेल लेजर में भी इतनी अमाउंट है, सेल लेजर में ये जो रिकॉर्डिंग है क्या पीछे इनकी जर्नल एंट्रीज में भी इतनी अमाउंट है, जर्नल एंट्रीज ये हैं तो क्या इनके पीछे सेल इनवॉइस भी इतनी अमाउंट की है, उनके पीछे क्या कोई डिस्पैच नोट भी इतनी अमाउंट का है, उनके पीछे क्या कोई सेल ऑर्डर भी है, साथ क्या इन्वेंट्री भी इतनी आउट हुई है, साथ इसके कैश या रिसीवेबल तो वो भी इतना रिकॉर्डेड है। ये जो सारी पीछे हम ट्रेसिंग कर रहे हैं, डिटेल चेकिंग कर रहे हैं, हर अमाउंट को चेक करने के लिए इसे क्या नाम दिया गया है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर मीन डिटेल्ड वर्क। हर अकाउंट बैलेंस को चेक करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए एक साल का ऑडिट करने के लिए समटाइम आपको 2-3 साल भी लग सकते हैं, लेकिन हमारे पास 6 माह हम कर लेंगे। क्या कह रहा है, रिकॉर्ड सामने होंगे, पकड़ लेंगे। करना पड़ेगा, क्यों, कंट्रोल सिस्टम वीक है, फ्रॉड एंड एरर के चांसेस ज़्यादा है। स्टाफ हमें ज़्यादा लेके जाएंगे, स्टाफ हम ज़्यादा ले जाएंगे, स्टाफ कहाँ से मिलेगा, आर्टिकल फ्री में भाई अभी रजिस्टर्ड कर लो, पैसे आपको 6 माह बाद देंगे। यहाँ पे तो बड़ा बच्चा बैठा है फ्री में करने के लिए भी, आ जाएगा स्टाफ। सो जब हम डिटेल वर्क करेंगे, सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे और वो भी लार्ज वॉल्यूम में, लार्ज वॉल्यूम का मतलब क्या है कि हर अकाउंट बैलेंस को डिटेल में चेक करेंगे, चाहे बड़ी फिगर है चाहे छोटी फिगर है। क्यों, कंट्रोल सिस्टम वीक है तो मसले हम पकड़ लेंगे। वो पकड़ने के बाद हम क्या करेंगे, कंपनी की मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेंगे, कैसे, एक लेटर ऑफ वीकनेसेस के थ्रू कि भाई ये आपके सिस्टम में मसले हैं, आप इनको इस तरह से यूं ठीक कर लो, अगर ठीक कर लेते हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रेंड फेयर व्यू, अदरवाइज हम बंदूक चला देंगे। मीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव ट्रेंड फेयर व्यू। मीन बेशक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने मैनेजमेंट को एक चांस देना है। क्यों, हो सकता है बेचारों के नॉलेज में ही ना हो, इसलिए ओपिनियन अगेंस्ट देने से पहले हमने एक चांस देना है। अगर चांस देने के बावजूद उन्होंने ठीक नहीं किया तो हमारे पास एविडेंस भी है। ये देखिए, हमने इनसे ये चीज़ डिस्कस भी की, उसके बावजूद इन्होंने ठीक नहीं किया तो फिर हमने कहना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव ट्रेंड फेयर। बड़ी केयर करनी है कंपनी के अगेंस्ट ओपिनियन देते हुए। क्यों, एक कंपनी के अगेंस्ट ओपिनियन देने से कंपनी रातों रात डूब जाती है, और अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी है तो एक कंपनी डूबने से थाउजेंड्स ऑफ लोग अनएम्प्लॉयड भी हो जाते हैं, उससे इकॉनमी को बहुत बड़ा धचका भी लगता है। क्यों, आपने कह दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव ट्रेंड फेयर व्यू, सारे स्टेक होल्डर कंपनी को छोड़ के भाग जाएंगे, स्पेशली शेयर होल्डर सबसे पहले अपनी इन्वेस्टमेंट निकालेगा।
उससे कंपनी डूब सकती है। तो इसलिए आपने मैनेजमेंट को चांस देना है, उन्हें मनाना है कि ये ठीक कर लो। हाँ, अगर वो नहीं करते तो फिर हम ओपिनियन भेज देंगे। कंपनी डूबने से हमारा भी क्लाइंट लूज़ हो गया ना, क्या ख्याल है? तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें उन्हें एक चांस देना है। हमने क्या देखा कि अगर कंट्रोल सिस्टम वीक है तो हमने परफॉर्म करने हैं लार्ज वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर मीन डिटेल वर्क, और उसके बाद क्या करना है, मैनेजमेंट को वीकनेसेस रिपोर्ट करनी है थ्रू लेटर ऑफ वीकनेसेस। क्या होता है ये लेटर ऑफ वीकनेसेस, फ्यूचर में जाके हमने पढ़ना है। ठीक हो गया? जो कहते हैं करप्शन से आपका क्लाइंट पे भी बना देते हैं लोग ऑडिटर। इंडस्ट्री प्रैक्टिस थोड़ी सी डिफरेंट है। मैंने 3.5 साल ऑडिट फर्म में काम किया, मैंने आज तक अपनी फर्म से किसी कंपनी के अगेंस्ट रिपोर्ट जाते हुए नहीं देखी। मतलब किसी न किसी तरह से मना लिया जाता है। कंट्रोल सिस्टम वीक है तो हमें क्या करना है, लार्ज वॉल्यूम सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करके मैनेजमेंट को वीकनेसेस रिपोर्ट करनी है। अब अगर कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो हमें ज़्यादा काम करना है या कम काम करना है? कम काम करना है। वो जो कम काम करना है ना, उसका मतलब क्या है कि हमें परफॉर्म करने हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल। टेस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है? कंट्रोल्स की टेस्टिंग करना, एविडेंस लेना कि वाकई ही ये ठीक काम कर रहे हैं, डिटेल वर्क नहीं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या है कि जी हमारा कंट्रोल है, हमारे जो कंप्यूटर हैं इनके ऊपर पासवर्ड के बिना कोई एंट्री नहीं हो सकती, तो कंप्यूटर को जाके कोई रॉन्ग पासवर्ड के थ्रू एंटर करके देखेंगे क्या एक्सेस मिलती है या नहीं मिलती। टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या है कि हमारा कोई भी एम्प्लॉय जब सुबह आता है तो क्या करता है, थंब इम्प्रेशन देता है या अपना एक कार्ड मशीन के साथ स्कैन करता है, उसका स्टार्ट टाइम मेंशन हो जाता है, जाते वक्त कार्ड स्कैन करता है, एंड टाइम मेंशन होता है, ताकि जितना काम किया उतना ही पे हो। तो सुबह सुबह जाके देखेंगे क्या सारे एम्प्लॉय वाकई ही कार्ड स्कैन कर रहे हैं और अपना ही कार्ड स्कैन कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं जो एब्सेंट है उसके भी स्कैन हो रहे हैं। चलें, कार्ड तो स्कैन हो रहे हैं, लेकिन एक एम्प्लॉय एक से ज़्यादा कार्ड भी स्कैन कर सकता है। तो कंपनी कहा नहीं जी, हमने ऊपर एक सुपरवाइज़र बिठाया हुआ है जो देखता है कि हर एम्प्लॉय अपना और एक ही कार्ड स्कैन कर रहा है। तो हम सुबह सुबह जाके देखें क्या वाकई सुपरवाइज़र चीज़ चेक कर रहा है, कैसे सुपरवाइज़र ने इधर मैच लगाया और पीछे से कुछ भी हो रहा है। ये क्या है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल। क्या ख्याल है? कम काम का तो क्या? टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करना। और अगर उस टेस्ट ऑफ कंट्रोल के रिजल्ट से हम सेटिस्फाई हैं कि वाकई कंट्रोल प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं, तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर हमने फिर भी परफॉर्म करने हैं, डिटेल वर्क फिर भी करना है, लेकिन रिड्यूस्ड वॉल्यूम। रिड्यूस्ड वॉल्यूम का मतलब क्या है कि सिर्फ मेन एरियाज को, बड़ी अमाउंट वाले अकाउंट बैलेंसेस को फिर भी डिटेल में चेक करना है। वीक था तो लार्ज सब्सटेंटिव प्रोसीजर मीन हर अकाउंट बैलेंस को डिटेल में देखा। स्ट्रॉन्ग है तो हर को नहीं, जो बड़े बड़े अमाउंट वाले हैं सिर्फ उनको डिटेल में देखना है, और बाकी हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल पे गुजारा कर लेंगे। तो कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो हमारी ऑडिट अप्रोच क्या है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल विद रिड्यूस सब्सटेंटिव प्रोसीजर। क्या ख्याल है? कंट्रोल सिस्टम वीक है तो हमारी ऑडिट अप्रोच क्या है? लार्ज वॉल्यूम सब्सटेंटिव प्रोसीजर। ये जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल और रिड्यूस सब्सटेंटिव प्रोसीजर है, इसके लिए एक टर्म यूज की जाती है सिस्टम बेस्ड ऑडिट। सिस्टम बेस्ड अप्रोच क्या है? सिस्टम बेस्ड अप्रोच टेस्ट ऑफ कंट्रोल विद रिड्यूस सब्सटेंटिव प्रोसीजर। कब हमने सिस्टम बेस्ड अप्रोच पे चलना है? जब हमने कंट्रोल्स को इवैल्यूएट किया है एज ए स्ट्रॉन्ग। और ये जो कंट्रोल सिस्टम वीक की सूरत में लार्ज सब्सटेंटिव अप्रोच है, इसे एक टर्म दी जाती है सब्सटेंटिव अप्रोच। और सब्सटेंटिव अप्रोच क्या है? लार्ज वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करके मैनेजमेंट को वीकनेसेस रिपोर्ट करना। सो सिस्टम बेस्ड अप्रोच और सब्सटेंटिव अप्रोच को डिफरेंशिएट किया जा सकता है। कब कौन सी अप्रोच यूज़ करनी है ये भी हम बता सकते हैं। क्या ख्याल है? यहाँ तक हमने जितना भी काम किया होगा वो हमने किया होगा इंटरम ऑडिट में। इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा फाइनल ऑडिट। फाइनल ऑडिट में हम क्या करेंगे? फर्दर टेस्ट ऑफ कंट्रोल सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। क्यों भाई, जब पहले करनी है तो दोबारा क्यों करेंगे? पहले हो सकता है हमने परफॉर्म किए अक्टूबर नवंबर में, तो दिसंबर की ट्रांजैक्शन तो रह गई, तो इधर क्या होगा? दिसंबर की ट्रांजैक्शन भी टेस्ट होंगी। साथ जो ट्रांजैक्शन चेक हो चुकी हैं वो दोबारा से
रीचेक हो जाएंगी, मीन और क्वालिटी हमारी इंप्रूव हो जाएगी। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन चुकी होंगी, तो हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करेंगे, मीन देखेंगे कि जो जो मसले हमने निकाल के दिए मैनेजमेंट ने ठीक कर लिए या नहीं कर लिए। सब कुछ ठीक कर लिया है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव एंड फेयर व्यू, ओपिनियन फेवर में। अगर नहीं ठीक किया तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव एंड फेयर व्यू, मीन ओपिनियन कंपनी के अगेंस्ट दे देंगे। ये क्या था हमारा एक ऑडिट प्रोसेस। प्लानिंग की हमने, उसके बाद अकाउंटिंग सिस्टम कंट्रोल सिस्टम का नॉलेज लिया, वॉक थ्रू के थ्रू से इवैल्यूएट किया कि आइदर वर्क एज रिकॉर्डेड है या नहीं, और उससे क्या पता चला स्ट्रॉन्ग है या वीक है। स्ट्रॉन्ग है तो हमारी सिस्टम बेस्ड अप्रोच मीन टेस्ट ऑफ कंट्रोल विद रिड्यूस सब्सटेंटिव प्रोसीजर, वीक है तो सब्सटेंटिव अप्रोच मीन कोई टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं। फाइनल ऑडिट में फर्दर टेस्ट ऑफ कंट्रोल सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, जो ट्रांजिशन रह गई हैं उन पे, और जो चेक हो चुकी हैं दोबारा रीचेक करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन चुकी होंगी, उन्हें रिव्यू करेंगे कि जैसे जैसे हम चाहते थे वैसे वैसे चीज़ें हैं तो ओपिनियन फेवर में, नहीं हैं बताने के बावजूद तो ओपिनियन अगेंस्ट दे देंगे। अब हमने डिसाइड किया कि अगर कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो हमारी अप्रोच क्या है, सिस्टम बेस्ड अप्रोच मीन टेस्ट ऑफ कंट्रोल विद रिड्यूस सब्सटेंटिव। अब अगर हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म किए और उनके रिजल्ट से हम सेटिस्फाई हैं, मीन वाकई ही कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, तो फिर तो चलो हम इसी अप्रोच पे ही चलते हैं, रिड्यूस सब्सटेंटिव प्रोसीजर पे। लेकिन अगर हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म किया और उनके रिजल्ट से हम सेटिस्फाई नहीं हुए, मतलब क्या हुआ कि कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है, मीन हमारी वैल्यूएशन रॉन्ग हो गई। क्यों रॉन्ग हो गई? इधर जब हमने इवैल्यूएट करते वक्त टेस्टिंग की थी ना, तो यहाँ पे हमने कोई एक एक दो दो ट्रांजैक्शन के थ्रू टेस्टिंग की थी। यहाँ पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल में हम 40 या 50 ट्रांजैक्शन के थ्रू टेस्टिंग करते हैं, मीन ज़्यादा ट्रांजैक्शन को टेस्ट करते हैं, तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करने से हमें पता चला कि नहीं कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है, मीन हमारी वैल्यूएशन रॉन्ग होगी, मीन स्ट्रॉन्ग है या वीक है, फिर वीक है तो उस सूरत में हमें क्या करना है, फिर अपनी अप्रोच टूवर्ड्स लास्ट सब्सटेंटिव अप्रोच की तरफ चले जाना है। वॉक थ्रू टेस्ट और टेस्ट ऑफ कंट्रोल एक ही चीज़ है, सिर्फ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की टेस्टिंग का डिफरेंस है, जिसे सैम्पल साइज़ का नाम दिया जाता है। कि वॉक थ्रू टेस्ट में सैम्पल साइज स्मॉल होता है, मीन कम ट्रांजैक्शन को टेस्ट किया जाता है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में सैम्पल साइज लार्ज होता है, मीन ज़्यादा ट्रांजैक्शन को टेस्ट किया जाता है। इसलिए हमारी वैल्यूएशन रॉन्ग भी हो सकती है, लेकिन रॉन्ग हो भी गई तो ऑडिट हमारा फिर भी क्वालिटी रहेगा, मीन हमें अप्रोच चेंज करना पड़ेगी। फिर ये क्या था, एक ऑडिट प्रोसेस था। एक ऑडिट कैसे स्टार्ट होता है, स्टार्ट करने से पहले क्या चीज़ें देखनी हैं, ड्यूरिंग ऑडिट ऑडिटर क्या क्या काम करता है, यहाँ से हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ का नॉलेज लेना था। क्या इंटरम ऑडिट क्या होता है, फाइनल ऑडिट क्या होता है, ऑडिट वर्क परफॉर्म बिफोर द ईयर एंड हैज़ फिनिश्ड इज कॉल्ड इंटरम ऑडिट, ऑडिट वर्क परफॉर्म्ड आफ्टर द ईयर एंड हैज़ फिनिश्ड इज कॉल्ड फाइनल ऑडिट। रिस्क इवैल्यूएशन क्या होती है, रिस्की एरियाज़ को हाईलाइट करना कैसे, कंपनी जिसका हम ऑडिट करने जा रहे हैं उसका नॉलेज लेते हुए, उसके ऑपरेशन का, बिजनेस का नॉलेज लेते हुए हमें पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे मिसस्टेटमेंट के चांस हो सकते हैं। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, दिस मीन इन्वेंट्री हाई रिस्की एरिया हो सकता है। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं, सर्विस बिजनेस है, दिस मीन इन्वेंट्री हाई रिस्की एरिया नहीं होगा, इनकम या एक्सपेंडिचर हाई रिस्की एरियाज होंगे। क्या ख्याल है? एक डेफिनेशन हमारे पास वॉक थ्रू टेस्ट। वॉक थ्रू टेस्ट क्या है? These are tests to verify system work as recorded or not। यहाँ पे सैम्पल साइज क्या लिया जाता है, बहुत स्मॉल लिया जाता है। एक डेफिनेशन हमारे पास टेस्ट ऑफ कंट्रोल। These are tests to verify controls are properly performed or not। या these are tests to take evidence that controls are properly working। क्या ख्याल है? कंट्रोल्स का एविडेंस लेना कि वो प्रॉपर्ली वर्क कर रही है नहीं कर रही। सब्सटेंटिव प्रोसीजर का मतलब क्या है? दीज आर टेस्ट टू वेरीफाई अकाउंट बैलेंसेस आर एक्यूरेट, कंप्लीट एंड वैलिड। सब्सटेंटिव प्रोसीजर में क्या करते हैं? अकाउंट बैलेंसेस को चेक करते हैं कि एक्यूरेट भी हैं, वैलिड मीन इतनी ही अमाउंट बनती है, और कंप्लीट मीन मिसिंग अंडरस्टेटेड भी नहीं है, पूरे पूरे लिखे हुए हैं। लाइबिलिटीज़ कोई हैं तो सारी की सारी लिखी हुई हैं, ओमिटेड नहीं है। एक्सपेंडिचर कोई हैं तो सारे के सारे लिखे हुए हैं, कोई मिसिंग नहीं। क्या ख्याल है? तो कुछ 4-5 डेफिनेशन हमने लर्न कर ली। इंटरम ऑडिट, फाइनल ऑडिट, रिस्क इवैल्यूएशन,
वॉक थ्रू टेस्ट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, क्यों, पास में एग्जामिनर एक एक दो दो नंबर के लिए डेफिनेशन सारी की सारी पूछ चुके हैं। दो अप्रोचेस का हमने नॉलेज ले लिया। सिस्टम बेस्ड अप्रोच क्या है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल, वी रिड्यूस सब्सटेंटिव प्रोसीजर व्हेन वी इवैल्यूएटेड द कंट्रोल सिस्टम एज स्ट्रॉन्ग। व्हाट इज सब्सटेंटिव अप्रोच? लार्ज वॉल्यूम सब्सटेंटिव प्रोसीजर विदाउट टेस्ट ऑफ कंट्रोल व्हेन वी इवैल्यूएटेड द कंट्रोल सिस्टम एज ए वीक। सो ऑडिट का मतलब क्या है हमने देख लिया, ऑडिट कैसे होता है ये हमने देख लिया। अकाउंटिंग जो है वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड होती है ना, हम अपनी मर्जी से अकाउंटिंग नहीं ना करते, जो स्टैंडर्ड कहता है वैसे ही होती है। कहता है ऑडिट भी अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड का नाम दिया जाता है। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को नाम दिया जाता है ISAs इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ISAs इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग्स। हम अपनी मर्जी से ऑडिट में कुछ नहीं करते, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड सब कुछ करते हैं। ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने हमें कहा है कि ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले ये चीज़ें चेक करनी हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने हमें कहा कि ऑडिट इस प्रोसेस के थ्रू करना है, ये हमारा बनाया हुआ नहीं है। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ही हमें कहते हैं कि आपने प्लानिंग करनी है पहले, और प्लानिंग कैसे करनी है वो भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बताएंगे। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ही हमें कहते हैं कि कंट्रोल्स को इवैल्यूएट करने के लिए वॉक थ्रू टेस्ट परफॉर्म करना है और सैंपल साइज स्मॉल ही रखना है। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ही कहते हैं कि कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो तो इस अप्रोच पे चलना है, सिस्टम बेस्ड पे। अगर वीक हो तो आपको किस अप्रोच पे चलना है? सब्सटेंटिव अप्रोच पे चलना है। ये हमारी अपनी बनाई हुई अप्रोचेस नहीं है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे परफॉर्म करने हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर कैसे परफॉर्म करने हैं, स्टैंडर्ड बताएंगे। कब आपने कंपनी की फेवर में ओपिनियन देनी है, कब कंपनी के अगेंस्ट ओपिनियन देनी है, ये भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स ही बताएंगे। हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते, अकॉर्डिंग टू ISAs चलते हैं। यहाँ तक बातें समझ आती हैं, क्या ख्याल है? सो आज हमने क्या किया, थोड़ा सा नॉलेज लेने की कोशिश की कि ऑडिट होता क्या है, उसके अंदर से कुछ टर्मिनोलॉजीज़ का नॉलेज ले लिया। ठीक हो गया। सिलेबस आज हमने स्टार्ट कर लिया हुआ है। आज डेट क्या है? 4 अक्टूबर। हमने पर्चा देना है मार्च में, तो क्या करना है, हमारे पास डेडलाइन है 31 जनवरी तक हमें हर सूरत में सिलेबस कंप्लीट करना है, ताकि फरवरी में 8-10 दिन दे के हम रिवीजन करेंगे और पेपर पास हो जाएगा। अगर फरवरी में कुछ नया पढ़ रहे हुए तो रिवीजन नहीं हुई, और बगैर रिवीजन के पेपर पास नहीं होता। कुछ ने पीछे ट्राई किया होगा, कुछ ने करना है तो करके देख लो, क्या ख्याल है? सो 31 जनवरी तक हमने सिलेबस वाइंड अप करना है, और 31 जनवरी तक हमारे पास हैं टोटल 100 लेक्चर्स। इन 100 लेक्चर्स में हमने सिलेबस वाइंड अप करना है। कितना सिलेबस है? टोटल 130 पेजेस हैं। कितने? जिनमें से आपको पता चला 2 पेजेस आज हमने कवर भी कर लिए हैं, पीछे 128 बच गए। मीन आई क्या बुक बहुत बड़ी है, कोई 300-350 पेजेस की है, लेकिन हमने सिलेबस को सम अप कर लिया है 130 पेजेस में, और यही हमने कवर करने हैं। और जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है पास पेपर की प्रैक्टिस। पिछले 5 से 6 पेपर अगर हम उठा के देखें ऑडिट के, 70% पेपर पास पेपर से टेस्ट हुआ है। ऑन एवरेज 70% पेपर पास पेपर से टेस्ट हुआ है। बल्कि पिछली 2 अटैम्प्ट में तो मैंने बच्चों को कहा ये 2 पास पेपर करने हैं, और उन्हीं के अंदर से 70% पेपर था। मतलब इस हद तक प्रेडिक्टेड हो गया। इसलिए ये क्या है, कैफ लेवल का सबसे ईजीएस्ट पेपर। जस्ट 130 पेजेस हैं, और हमें क्या करना है, पास पेपर कवर करने हैं। पेपर पास है। अब पास पेपर कैसे कवर करने हैं? पढ़ के नहीं, लिख लिख के। स्टूडेंट के साथ मसला क्या है इस पेपर के अंदर? स्टूडेंट के साथ मसला है कि पेपर में पता है क्या आंसर है इसका, लेकिन लिखना नहीं है आ रहा, लिखा नहीं जा रहा, एक्सप्रेशन नहीं दे रहे। क्यों? प्रैक्टिस नहीं है रिटर्न। समझते हैं थ्योरी का पेपर है, थ्योरी के पेपर की तो प्रैक्टिस चाहिए ही नहीं होती, बस सिर्फ पढ़ना रटे लगाना ज़रूरी है। क्वेश्चन पढ़ लिया, आंसर पढ़ लिया, बस कवर हो गया। नहीं,
वो क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट करना है आपको। जब तक हाथ से नहीं गुजारोगे, पेपर में जाके अच्छा आंसर नहीं लिखोगे, पेपर पास नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम, पिछले 12 साल के पास्ट पेपर चैप्टर वाइज एक एक क्वेश्चन साथ साथ हम कवर करेंगे। ठीक हो गया। साथ हम कुछ क्वेश्चंस आएँ बाएँ शाएँ, मीन ACCA, ICAW, CPA, सीमा, यहाँ से भी कवर करेंगे जो एग्जामिनर कॉपी कर सकते हैं या सिमिलर क्वेश्चन टेस्ट कर सकते हैं। ICAP में मसला है थोड़ा सा केस स्टडी सिनेरियोस खुद से बनाने का, तो फिर क्या करते हैं, इधर उधर से कॉपी करते हैं। कहाँ से? जहाँ से सिलेबस कॉपी किया है, ACC, ICW से। तो भी रेलेवेंट क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं हर टॉपिक के साथ, वो भी मैंने इंक्लूड करके अपनी हमने एक बुक बनाई हुई है। 130 पेजेस हैं, चैप्टर वाइज हमारे पास पेपर अरेंज हैं 12 सालों के, साथ आए बाएँ शाएँ के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस के इंक्लूडेड हैं, तो वो हमने कवर करने और पेपर पास। ठीक हो गया। पेपर पास करने के लिए एक सिंपल टेक्निक है आप लोगों के लिए, रेगुलर बेसिस पे क्लास में आना। एक लेक्चर छोड़ोगे, 10 से 15 नंबर का पेपर मिस हो सकता है। ट्राई करना है तो करके देख लेना, अदरवाइज़ ये हकीकत है। पास में ऐसे हुआ है, एक लेक्चर छोड़ने से वो एक टॉपिक गया, उसी में से 15 नंबर का क्वेश्चन टेस्ट कर लिया एग्जामिनर ने। इस पेपर को पास करने के लिए आपको क्या करना है, इसी सेमेस्टर में 300 घंटे पढ़ना है। कितने घंटे? 300 घंटे। ये 300 आवर्स अगर इसी अटेम्प्ट में पढ़ लोगे तो ये पेपर इसी अटेम्प्ट में पास हो जाएगा। अगर 300 घंटे इस अटेम्प्ट में पूरे नहीं हुए तो बाकी फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में पूरे करके पास करना पड़ेगा। ट्राई करना है, करके देख लो, लेकिन ये हकीकत है। कैसे ये 300 घंटे पूरे होंगे? 1 घंटा डेली का हमारा क्लास में आने से 100 घंटे यूँ पूरे हो गए। डेली आपने 1 घंटा क्लास में आना है तो 100 घंटे यूँ पूरे हो गए। बाकी 200 घंटे डेली बेसिस पे आपने क्लास के अलावा 2 घंटे खुद से पढ़ने का टाइम टेबल बनाना है, और वो कल से नहीं आज से बनाओगे तो बनेगा। अगर कल करोगे तो फिर पेपर वाली रात आ जाएगी, टाइम टेबल नहीं बना होगा, 300 घंटे पूरे नहीं होंगे। तो आज से आपको 2 घंटे क्लास के अलावा पढ़ने का शेड्यूल बनाना है, जहाँ पे हम डेली जो काम करेंगे वो साथ साथ आप लर्न करोगे। सिर्फ लर्न नहीं करोगे, उसे लिखोगे। क्वेश्चंस मैं दूंगा असाइनमेंट के लिए, वो अटेम्प्ट करोगे। और ये काम हमने करना है सिर्फ 100 डेज़। 3 घंटे डेली ऑडिट को पढ़ना है। अगर पढ़ सकते हो तो अभी पढ़ लो, अगर अभी 3 घंटे नहीं दे सकते तो छोड़ दो, कुछ और कर लो। जब दे सकते हुए तब कर लेना। डेली 3 घंटे नहीं पढ़ोगे पेपर पास नहीं होगा, ये रियलिटी है, लिख लो। एवरी वीक हमारा एक टेस्ट हुआ करेगा, और बड़ा स्ट्रिक्टली टेस्ट हुआ करेगा। किस दिन हुआ करेगा, कॉलेज आपको डे डिफाइन कर देगा, तो टेस्ट मस्ट हुआ करेगा। ना देने पे अच्छी खासी बिस्ती, फ़ाइन, क्लास से निकाला भी जा सकता है। मकसद क्या है कि आपका पेपर इसी अटैम्प्ट में पास हो जाए। क्या ख्याल है? और उसमें आप लोगों ने मेरा साथ देना है। आने वाले 4 माह अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी अपने आप को डेली बेसिस पे मना के किस तरह से क्लास में ला के मेरे सामने बिठाना है। बाकी काम मेरा है, आपने खुद से कुछ नहीं करना, सब कुछ मैं आपको क्लास में करवाऊँगा। आपने क्या करना है, वही जो मैंने क्लास में करवाया है उसको जाके लर्न करने वाला लर्न करना है। प्रैक्टिस करने वाली कोई असाइनमेंट है तो आपने अटैम्प्ट करनी। नया खुद से कुछ आपने नहीं करना, सारी अटेंशन मेरी है। मैंने देखना है आपको क्या टॉपिक, कितना प्रैक्टिस करवाना है, कहाँ से करवाना है, कब करवाना है, वो मेरा काम है। तो टोटल 15 चैप्टर्स हैं हमारे पास, जिनको हमने 130 पेजेस में सम अप कर लिया है। जहाँ से हम नॉलेज लेंगे, जहाँ से हम रटे लगाने वाले भी रटे लगाएंगे, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पास पेपर की रिटन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस नहीं, रिटन प्रैक्टिस, फिर जाके पेपर हमारा पास हो जाएगा। ठीक हो गया? सो बुक हमारी होपफुली कुछ ही दिनों में आ जाएगी। जैसी आएगी मैं बता दूंगा, तब तक आपको ये पेजेस मिल रहे हैं। काम हमारा चलता रहेगा। आज 2 पेजेस हमने कवर कर लिए हैं, इस तरह के 130 पेजेस हमने कवर करने हैं।
क्या ख्याल है? सो ये तो होगी पेपर की बात। मेरा नाम ज़ियाउल हक। क्या किया हुआ है मैंने? ACCA किया हुआ है, MBA किया हुआ है और चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ ICAEW से, डेलॉयट UK, वहाँ से आर्टिकल किए हुए हैं। UK इंडस्ट्री में ही काम किया हुआ है, पाकिस्तान इंडस्ट्री के अंदर मैंने काम नहीं किया हुआ। ACCA के कुछ 5 पेपर यहाँ से पढ़े थे, उसके बाद मैं चला गया था UK, वहीं से बाकी ACCA किया, वहीं से MBA किया, वहीं से ICAW किया। 2011 में पाकिस्तान वापस आया तो आके टीचिंग स्टार्ट कर दी। ACCA और CA को पिछले कोई 10 सालों से ऑडिट, बिज़नेस मैनेजमेंट और रिपोर्टिंग के कुछ पेपर पढ़ा रहा हूँ। कैफ लेवल पे इकोनॉमिक्स भी पढ़ाता रहा हूँ पीछे मैं, अब वो इसी नीचे चली गई तो छोड़ दी है। 2013 स्कीम में एक नया पेपर ICAP ने जना था BMBS, जो अभी फोत हो गया, वो पढ़ाता रहा हूँ। ऑडिट पढ़ा रहा हूँ और अब एक नया पेपर नई स्कीम में नया जना है ICAP ने MFA, वो पढ़ा रहा हूँ। CA फाइनल लेवल पे CFAP 3 BMS पढ़ा रहा हूँ, एडवांस ऑडिट पढ़ा रहा हूँ और आगे MSA 2 भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक हो गया? मीन ये ऑडिट के बाद एडवांस ऑडिट, एडवांस ऑडिट के बाद आगे MSA 1 भी एडवांस ऑडिट और अकाउंटिंग का मिक्सचर है। ठीक हो गया? बाकी कोई मसले मसाइल, कोई क्वेश्चन आपके पास हो तो आप पूछ सकते हैं। ICAP बुक को नहीं देखना, वो अच्छी डिज़ाइंड नहीं है, उसमें टॉपिक आगे पीछे हैं, कुछ क्वेश्चन की फजूल में रेपिटेशन है। वो जो हमारे नोट्स होंगे वो पढ़ने के बाद, कवर करने के बाद फिर आप ICAP बुक देखा करना, आपको पता चलेगा कि ज़रूरत ही नहीं पढ़ने की। हर एक चीज़ ICAP बुक की हमारी बुक के अंदर कवर होगी। ठीक हो गया? कोई टॉपिक हम नहीं छोड़ेंगे, कोई क्वेश्चन हम ICAP का नहीं छोड़ेंगे, पिछले 12 सालों के पास पेपर का भी कोई क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे जी। मीन इवैल्यूएशन कंट्रोल सिस्टम की कैसे होगी? वॉक थ्रू टेस्ट के रिजल्ट की बेस पर, एक ही चीज़ है जी। और कोई मसले मसाइल, कोई क्वेश्चन? पेपर कैसा आएगा? पेपर हमारा 100 मार्क्स का पेपर होगा, उसके अंदर कितने क्वेश्चन होंगे? 12-15 भी हो सकते हैं, 8-9-10 भी हो सकते हैं। कितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा? 2 नंबर से लेकर 15 नंबर तक का क्वेश्चन होगा। बल्कि पिछली टाइम में एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन 18 नंबर का भी टेस्ट किया, उसके 2 पार्ट्स, एक 10 नंबर का, एक 8 नंबर का। पास पेपर देखेंगे उससे कवर हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ कितनी कितनी कैसे कैसे टेस्ट हो रही है। ठीक हो गया? सारी केस स्टडीज़ नहीं आती। पिछले दोनों पेपरों को देखा जाए तो अभी पिछले पेपर में 24 नंबर का स्ट्रेट फॉरवर्ड रटा था, उससे पिछले पेपर में 18 नंबर का स्ट्रेट फॉरवर्ड रटा था, उससे पीछे भी 18-20 नंबर का रटा था। इन रटा भी टेस्ट होता है और उसकी बेस पर मार्क्स लेना ईजी है अगर वो रटा आपको ठीक आता है तो। रटा ज़रूरी नहीं बुक वाली हू बहू वर्डिंग नहीं, वही कॉन्सेप्ट ऑन वर्डिंग में लिखा जा सकता है। इसलिए कोई चीज़ लर्न करनी है आपने तो एक रजिस्टर बना लेना है अभी से। जो चीज़ लर्न करोगे आपने उस रजिस्टर में साथ साथ लिखते चले जाना है। मीन अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा? वेरी नेक्स्ट डे आपको पता चलेगा भूल गया, तो क्या करना है फिर? बुक नहीं खोलनी, अपना ये लिखा हुआ रजिस्टर यूँ खोलना है और खोलते ही दिमाग में आ जाए तो अच्छा ये बातें थी। इन्हीं से हमारी रिवीजन आसान हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। इसलिए चीज़ें पढ़ के नहीं, ज़्यादा फोकस हमें किस पे रखना है? लिखने पे। जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ही इजी है ये पेपर, जितना लिखने से जान छुड़ाओगे उतना औखा है ये पेपर। ठीक हो गया? अंग्रेज़ी लिखना आती है तो पेपर कुछ भी नहीं है। हाँ, बाकी कुछ थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ हैं, थोड़े एक्सप्रेशन आपको टेक्निकल देने हैं, वो कैसे देने हैं हर टॉपिक के साथ साथ बताता चल जाऊँगा कि आंसर में आपने क्या क्या वर्ड्स कैसे यूज़ करने हैं। ठीक हो गया? 100 मार्क्स का पेपर है, इसका मतलब है कि आपने पेपर में 100 वैलिड पॉइंट्स लिख के आने हैं। 100 वैलिड पॉइंट्स लिख दोगे पूरा 100 नंबर मिल जाएगा। 50 वैलिड पॉइंट्स लिखोगे 50 नंबर मिलेंगे, 60 वैलिड पॉइंट्स लिखोगे 60 मिलेंगे। अब वो वैलिड पॉइंट्स लिखने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, जितनी भी कर लो उतनी इम्प्रूवमेंट आएगी। और मज़े की बात है ये पेपर में सर्टिफिकेट नहीं गोल्ड मेडल है।
इस पेपर में अगर आप टॉप करते हो तो मेरिट सर्टिफिकेट की जगह पे क्या है, गोल्ड मेडल है। जो अभी के 2 अटैम्प्ट पहले ही आई कैप ने इंट्रोड्यूस करवाया, अदरवाइज पहले सिर्फ R2 का गोल्ड मेडल होता था, ऑडिट में भी गोल्ड मेडल है और लेना मुश्किल काम नहीं है। सो एवरी वीक हमारा टेस्ट हुआ करेगा। आई कैप का पेपर पास करना है हमें 50% मार्क्स लेके। हमें जो क्लास टेस्ट है ना, इसमें हमारा पासिंग क्राइटेरिया होगा 70%। क्यों, अगर क्लास टेस्ट हम 50% पे पास करते गए तो आई कैप पेपर हमारा बड़ा इजीली 40 to 45 मार्क्स में फेल हो जाएगा। क्यों, टेस्ट छोटा सिलेबस है, आई कैप पूरा सिलेबस है, और फिर पेपर में जाके एक एग्ज़ाम प्रेशर भी है जो आपकी नर्व्स को थोड़ा अफेक्ट करते हुए आपके दिमाग से हाथों में चीज़ों के टपकने को थोड़ा अफेक्ट करता है। तो इसलिए क्लास टेस्ट में 70% पे अगर हम पास करेंगे तो फिर आई कैप में 50 मार्क्स एक्सपेक्ट करेंगे। अगर क्लास टेस्ट 70 से बिलो पे पास कर रहे हैं तो आई कैप का पेपर फिर 50 से बिलो पे फेल होगा। गोल्ड मेडल कैसे लिया जा सकता है, क्लास टेस्ट में 90% अबव मार्क्स मेंटेन करके, और उसमें भी 1-2 नंबर भी कहीं पे कटे हैं तो उसके लिए टीचर के साथ लड़ के कि ये क्यों कटा है नंबर, उसको नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करके। तो थोड़ा सा सिलेबस है, 130 पेजेस, 100 लेक्चर्स मैंने कहा है, लेकिन होपफुली हम शायद कोई 95 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लेंगे सिलेबस। मीन कि 25 जनवरी तक शायद हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद रिवीजन टेस्ट होंगे चैप्टर वाइज। 10 से 12 टेस्ट आप मुझे दोगे डेली, एक चैप्टर रिवाइज़ क्या करोगे उसका टेस्ट, एक चैप्टर रिवाइज़ क्या करोगे उसका टेस्ट, और यूँ 10 फरवरी तक हमारा सिलेबस विद रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, ताकि बाकी जो 20 दिन है फरवरी के वो बाकी 2 सब्जेक्ट्स को आप प्रिपेयर करके पेपर सारे पास कर लोगे। मिड ऑफ फरवरी हमारा एक मॉक होगा जो मस्ट अटेम्प्ट करना है। पास्ट में उस मॉक में मिलते जुलते क्वेश्चन 1-2 पेपर में भी लगे हैं। ठीक हो गया, तो इसलिए क्या करना है, मेरे साथ चलना है, डेली मना के सामने लाना है अपने आप को। डेली का काम, डेली 2 घंटे की रूटीन आज से आप बनाओगे, कल से नहीं, आज से। क्या कहला है, कल से फिर वो टाइम देखोगे किस टाइम पे देना है, आज तो 2 घंटे जाके देने हैं ना। ये डेफिनेशन लर्न करनी है आपको, और टेस्ट वीकली मस्ट देना है। ऑब्वियसली जब डेली साथ साथ लर्न करते चले जाओगे टेस्ट का इशू ही नहीं है। ऑनलाइन वालों स्पेशली आप लोग कि लेक्चर पढ़े हैं, पूरा सेमेस्टर पढ़े हैं, तो जब दिल क्या कवर कर लेंगे, इस तरह पेपर पास नहीं होना। डेली का लेक्चर डेली सुनना पड़ेगा, डेली काम करना पड़ेगा, फिर जाके पास होगा। अगर आप घंटे पाइल अप करते गए, 3 घंटे डेली बेसिस पे नहीं दिए तो पाइल अप होते चले जाएंगे, और जितने पाइल अप होते चले जाएंगे तो 300 घंटे इस सेमेस्टर में फिर पूरे नहीं होंगे। क्या कह रहे हैं, लेक्चर सुन तो लोगे लेकिन 2 घंटे जो साथ पढ़ना था वो नहीं होगा, तो 300 घंटे पूरे नहीं हुए तो पेपर पास नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नई चीज़ों के साथ।